हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो लोक नीति पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान, जो आपका डीएससी 16 सब्जेक्ट है, अनुशासन विशिष्ट कौर्य पाठ्यक्रम है लोक नीति, जिसको हम इंग्लिश में पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है और ये आपका सेमेस्टर 6th में होता है। तो अगर आप किसी भी कोर्सेज से बिलोंग करते हो, अर्थात बी ए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, और अगर किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास लोक नीति पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट है, तो आप सब ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है सार्वजनिक नीति डिजाइन और कार्यान्वयन। तो आपकी सेकंड यूनिट में हम आपके सार्वजनिक नीति डिजाइन और कार्यान्वयन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। जिसमें आपका जो नीति डिजाइन है वो क्या है, कौन है, कैसे और क्यों है, और हावलेट साइमन का क्या योगदान रहा है, उनको हम आपके चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रस्तावना देख लेते हैं, देन हम आपके आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नीति डिजाइन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार या अन्य संस्थाएं किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए योजना और नीतियों को विकसित करती है। जो आपकी पॉलिसी डिजाइन है, इसमें जो सरकार होती है वो अन्य संस्थाएं या किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए जो योजना और नीतियाँ हैं उनको विकसित करती है। यह नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ न केवल वास्तविक समस्याओं को हल करती है, बल्कि वे प्रासंगिक, प्रभावी और लागू करने योग्य भी हो। जो आपका ये पॉलिसी डिजाइन है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो नीतियाँ होती है वे केवल वास्तविक समस्याओं को हल करती है, बल्कि जो आपके प्रासंगिक और प्रभावी और लागू करने योग्य है वे भी हो सके, इसलिए हम आपके नीति डिजाइन करते हैं। नीति डिजाइन का उद्देश्य यह है कि समाज में सुधार लाने के लिए प्रभावी और कार्यक्षम नीतियाँ बनाई जाए, जो विभिन्न समुदाय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से कार्य करे। जो आपका पॉलिसी डिज़ाइन होता है, नीति डिज़ाइन होता है, उसका उद्देश्य समाज में सुधार लाने के लिए प्रभावी और कार्यक्षम नीतियाँ बनाना है, और जो आपके विभिन्न समुदाय की ज़रूरत है उनको सभी को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से वे नीतियाँ कार्य करनी चाहिए। तो ये हमने आपका एक छोटे से प्रस्तावना देख ली। अब हम आपके जो नीति डिजाइन के प्रमुख तत्व हैं उनको देख लेते हैं। जिनमें आपका सबसे पहला आता है समस्या की पहचान, जिसमें अगर सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि क्या समस्या है जिसे सुलझाने के लिए नीति बनाई जाएगी। यह समस्या सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय हो सकती है। जो आपकी समस्या होती है, सबसे पहले हमको समस्या की पहचान करनी चाहिए कि आपकी जो नीति है वो सामाजिक होनी चाहिए, आर्थिक होनी चाहिए या पर्यावरणीय होनी चाहिए। जिस प्रकार की आपकी समस्या होगी उसी प्रकार की नीति बनाई जाएगी। सेकंड, आपका विकल्पों का विश्लेषण। नीति डिजाइन में विभिन्न समाधान विकल्पों पर विचार किया जाता है। इस दौरान यह समझा जाता है कि कौन सा विकल्प समस्या का सबसे प्रभावी और स्थायी समाधान प्रदान करेगा। जो आपका नीति डिजाइन है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो विकल्प होते हैं समाधान के लिए, उनमें से जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो उसका ही चयन किया जाएगा, और जो भी सबसे प्रभावी और स्थायी समाधान प्रदान करेगा उसी विकल्प का चयन करना चाहिए। थर्ड, आपका आता है लक्ष्य निर्धारण। नीति के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति किस दिशा में काम करेगी और क्या परिणाम हासिल करना चाहती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका जो रूटीन होता है, जो उसके जो गोल होते हैं, उसको आपको क्लियर करना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि वो किस प्रकार से कार्य करेगी और किस दिशा में कार्य करेगी। तो आपका थर्ड आपका लक्ष्य निर्धारण हो गया। फोर्थ आपका आता है कार्य योजना और रणनीतियाँ। नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना और रणनीतियाँ बनाई जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि नीति प्रभावी तरीके से लागू की जाए। जो आपके नीति के उद्देश्य है उन सभी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य योजना और रणनीतियाँ बनाई जाती है, ताकि जो आपकी नीति है वो प्रभावी तरीके से चल सके। फिफ्थ आपका आता है संसाधन और समर्थन। नीति को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन, जैसे कि आपके वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और समर्थन की जो पहचान है, उन सभी की पहचान की जाती है। अब हम आपका देख लेते हैं जो आपके नीति डिजाइन के प्रमुख घटक है, जो कि निम्नलिखित है, जिनमें हम सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। नीति के डिजाइन में समाज और राजनीति का गहरा असर पड़ता है। नीति निर्माण में समाज के विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों और राजनीतिक दबाव को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जो आपका पॉलिसी डिज़ाइन होता है, नीति के डिज़ाइन होते हैं, उसमें समाज और राजनीति का गहरा असर पड़ता है, जो कि आपके समाज के विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों और राजनीतिक दबाव को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। सेकंड, आपका साक्ष्य और डेटा।
नीति डिजाइन करते समय प्रमाणों और डेटा का विश्लेषण किया जाता है। यह महत्वपूर्ण होता है कि नीति के लिए जो उपलब्ध है वे आंकड़े और परिणाम सही है, ताकि जो नीति का निर्णय है वो सटीक और प्रभावी हो सके। थर्ड आपका आता है हितधारक और भागीदारी। जो आपका नीति डिजाइन होता है इसमें विभिन्न हितधारक का योगदान होता है, और जो नीति बनाई जाती है उस समय जो विभिन्न समय की राह होती है, अपेक्षाएं होती है और मुद्दे सुनने और समझने की जो क्षमता होती है, वो सभी हितधारक और भागीदारी उसमें होनी चाहिए। और तो आपका आती है लंबी अवधि के प्रभाव। जो आपकी नीति का डिजाइन है वो इस प्रकार से होना चाहिए ताकि उसका जो समाधान है वो लंबी अवधि तक चलता रहे, दीर्घकालिक प्रभाव उसका रहे। फिफ्थ आपका आता है नियमन और कार्यान्वयन। इसमें हम नीति का जो डिजाइन है वो इस प्रकार से क्रिएट करते हैं ताकि उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके, और जो कानूनी ढांचा और प्रशासनिक प्रक्रिया है उसकी भूमिका भी नीति में महत्वपूर्ण होती है। अब हम आपके नीति डिजाइन और हर्बर्ट साइमन का योगदान देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है जो आपका हर्बर्ट साइमन जी है, एक प्रकार के समाजशास्त्री राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने नीति डिजाइन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो उनका हर्बर्ट साइमन जी का विचार था वो नीति डिजाइन एक समाधान प्रक्रिया होती है जिसमें निर्णय लेने के लिए जो वैज्ञानिक और तार्किक पद्धतियाँ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हर्बर्ट साइमन जी ने कहा है जो आपकी नीति डिजाइन है वो एक प्रकार की समाधान प्रक्रिया है जिसमें आगे हम निर्णय लेने के लिए जो वैज्ञानिक और तार्किक पद्धतियाँ होती है उनका इस्तेमाल हम करते हैं। हर्बर्ट साइमन जी ने जो आपकी सिंबॉलिक निर्णय प्रक्रिया है उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो आपका सिंबॉलिक निर्णय प्रक्रिया है उसमें नीति निर्माता निर्णय लेते समय एक आदर्श स्थिति में नहीं होते, बल्कि जो उनके पास सीमित जानकारी होती है उनका ही वे सीमित बोध सिद्धांत कहते हैं। और जो आपका सीमित बोध सिद्धांत है वो लोग अपने निर्णयों को पूरी जानकारी के बिना ही लेते हैं, और जो निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के समर्पण और विकल्पों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं उसको ही हम सीमित बोध सिद्धांत कहते हैं। थर्ड आपका जो साइमन जी है उन्होंने नीति निर्माता उस समय उपलब्ध जानकारी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का प्रयास करते हैं। जो कि आपकी पूरी जानकारी और संसाधन होते हैं वे हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए जो आपकी नीति डिजाइन है वो एक प्रकार का रचनात्मक और प्रक्रियात्मक कार्य होता है जिसमें जो निर्णय लेने की कार्यकुशलता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। नीति डिजाइन जो है वो एक प्रकार का नीति निर्माण का ही हिस्सा है जो कि आपकी समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए योजनाएं तैयार करता है। और जो हर्बर्ट साइमन जी का योगदान है वो नीति डिजाइन में एक नए दृष्टिकोण प्रदान करता है जो कि आपकी निर्णय प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से समझने में भी हेल्प करता है। और जो आपका नीति डिजाइन है उसके प्रमुख तत्व और घटक हमें यह बताते हैं कि जो नीतियाँ हैं वे न केवल प्रभावी हो बल्कि वे कार्यान्वयन योग्य और समाज के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। नीति डिजाइन की जो प्रभावशीलता है वो तब तक सुनिश्चित की जाती है जब वो समाज की वास्तविक आवश्यकताओं, वास्तविक जानकारी और संसाधनों पर आधारित होती है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। तो यहीं पर हमने आपका ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देख लिया। अब हम आपका सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर देख लेते हैं जो कि रहने वाला है नीति प्रेक्षण, जिसके उपकरण और तकनीक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं, देन हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं जो आपकी नीति निगरानी है वो इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो नीति के प्रभाव है, कार्यान्वयन है और परिमाणों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, उसको हम नीति निगरानी कहते हैं। नीति निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि जो आपकी नीति की योजना और कार्यान्वयन है वे लक्ष्य के अनुरूप है और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। नीति निगरानी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीति ठीक से लागू हो रही है और इसके परिणाम उसकी दिशा में है जैसे कि पहले निर्धारित किए गए थे। नीति निगरानी का सही तरीके से होना यह सुनिश्चित करता है कि सरकार या संबंधित संस्था सही रास्ते पर है और आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं यदि कोई नीति अपनी प्रभावशीलता खो रही है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो आपका नीति निगरानी है यह आपका एक प्रकार से मूल्यांकन होता है या आपका फीडबैक होती है। इसमें हम देखते हैं जो हमने नीति बनाई थी वो हमारी किस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से हमने चाहा उस तरीके से काम कर रही है या नहीं। अगर वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसमें सुधार किया जाता है। अब हम आप देख लेते हैं आपको जो नीति निगरानी है वो क्यों महत्वपूर्ण है। जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। नीति निगरानी यह सुनिश्चित करता है कि जो नीति है वो सही तरीके से लागू की भी गई है और उसमें जो लागू की गई है उसमें कोई कमी तो नहीं रही है। सेकंड आपका समस्या पहचानना और सुधारना, कि हमारी जो नीति में कुछ भी समस्या रही है उसको हम पहचानें, उसका विश्लेषण करें और फिर दैन उसको सुधारने का प्रयास करें। थर्ड हमारे लक्ष्य की ओर प्रगति का आकलन। अगर आपकी निगरानी है ये सुनिश्चित करती है कि जो नीति के लक्ष्य है वो प्रगति की ओर है या फिर नहीं है।
और अगर आपका कोई लक्ष्य अधूरा रह जाता है तो उसके लिए नई रीतियाँ रणनीतियाँ तैयार की जानी चाहिए। और तो आपका आता है सार्वजनिक जवाबदेही। तो आपका नीति निगरानी का मुख्य उद्देश्य होता है, वे कहता है कि जो सरकार है वो या नीति निर्माता है वे जनता के प्रति जिम्मेदार हो। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो सरकारी नीति और कार्यक्रम है उनमें जनता की भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं या फिर नहीं। फिफ्थ आपका आता है संसाधनों का सही उपयोग। जो नीति का कार्यान्वयन है उसमें संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है, और यह सुनिश्चित करना भी होता है कि जो आपकी निगरानी है वो संसाधनों का सही दिशा में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उन संसाधनों का सही दिशा में उपयोग करें। अब हम आपका नीति निगरानी में जो आपकी भौगोलिक सूचना प्रणाली है GIS है उसको देख लेते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसको हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, वे नीति निर्माण में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। जो आपका GIS होता है उसका उपयोग स्थानिक डेटा के विश्लेषण, मानचित्रण और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है, जो कि आपके नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। और जो आपकी नीति निगरानी होती है इसमें GIS के कुछ प्रमुख लाभ होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले होता है स्थानिक डेटा का विश्लेषण। जो आपका GIS है उसका उपयोग विभिन्न स्थानों पर नीति के प्रभाव को समझने के लिए किया जाता है। और जो आपके विभिन्न प्रकार की नीतियाँ होती है वे महत्वपूर्ण है और जो स्थानिक विभिन्नता है उनको ध्यान में रखती है, जैसे कि आपका शहरी और ग्रामीण विकास योजनाएं। सेकंड आपका आता है डेटा विजुलेशन, दृश्य प्रस्तुति। जो आपकी GIS होता है उसके माध्यम से जो डेटा है वो दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जो निर्णयकर्ता होते हैं उनको प्रभावी तरीके से नीति के परिमाणों को समझने में मदद मिलती है। और जो यह निर्णय लेने में है वो निर्णय लेने में बहुत ही सरलता हो जाती है। थर्ड आपका आता है समस्या क्षेत्रों की पहचान। जो आपका GIS होता है उसके माध्यम से हम नीति के कार्यान्वयन में आने वाली जो समस्याएं है और उनके क्षेत्र हैं उनको आसानी से पहचान सकते हैं, और इसमें हम त्वरित सुधारात्मक कदम भी उठा सकते हैं। फोर्थ आपका आता है विस्तृत डेटा संग्रहण। जो आपका GIS है इसमें हम बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह कर सकते हैं, जैसे कि आपका पर्यावरणीय, जनसंख्या, आर्थिक डेटा, जो कि नीति निगरानी के लिए सभी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम आपका सामाजिक लेखा परीक्षा देख लेते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें नीति या कार्यक्रम के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। और जो आपकी यह प्रक्रिया है ये नीति समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों तक पहुंच रही है, ताकि उनको जो जीवन स्तर है वो सुधर सके, और अगर नहीं सुधर रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाए। और जो आपका सामाजिक लेखा परीक्षा है उसके प्रमुख पहलू भी है, जिनमें आपका सबसे पहला आता है समुदाय की भागीदारी। सामाजिक लेखा परीक्षा जो है उसमें समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है, जो कि अपनी नीति या कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान जो उत्पन्न समस्या और सुधार है उसकी दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सेकंड आपका पारदर्शिता और जवाबदेही। जो आपकी यह प्रक्रिया है इसमें नीतियों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाई जाती है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो सरकार है वो योजनाओं का सही तरीके से उपयोग कर रही है, जो आपकी सरकारी योजना है उनका सही तरीके से उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अगर किसी भी सरकारी संस्था है वो एक दूसरे के प्रति जवाबदेही है या नहीं है। थर्ड आपका जो समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ है। जो आपका सामाजिक लेखा परीक्षा है इसमें जो समाज के सभी वर्ग होते हैं, विशेष रूप से जो कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले समूह होते हैं उनकी आवाज़ सुनी जाती है, और जो उनकी ज़रूरत है उनको प्राथमिकता दी जाती है। फोर्थ आपका निष्कर्ष और सुधार आता है। जो आपका सामाजिक लेखा परीक्षा है उसके परिमाणों का उपयोग नीति और कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ताकि जो समाज है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए नीति में जो आवश्यक संशोधन है उसका मार्गदर्शन करना होता है। अब हम आपका एक सारांश देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। सारांश में हम देख लेते हैं जो आपका नीति निगरानी है वो नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और सुधार के लिए एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें न केवल नीति के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि जो संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है, और जो सार्वजनिक जवाबदेही है उसको बढ़ावा मिलता है। और जो आपका GIS है वो सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे उपकरण, जैसे कि आपकी नीति निगरानी है, उनमें मदद करता है, जिससे कि जो आपका स्थानिक डेटा का विश्लेषण और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन है वो संभव हो पाता है। और जो आपके उपकरण है इनका उपयोग करके नीति की प्रभावशीलता और लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सुनिश्चित किया जाता है, ताकि जो आपकी नीति निगरानी है वो न केवल नीति निर्माता के लिए बल्कि जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी है उनके लिए भी लाभकारी होनी चाहिए। तो ये हमने आपका एक छोटा सा सारांश देख लिया। हमने आपका ये सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर देख लिया। अब हम आपका सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर देख लेते हैं। तो थर्ड चैप्टर आपका जो रहने वाला है उसमें हम नीति कार्यान्वयन, विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकार नीति का कार्यान्वयन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रस्तावना देख लेते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आपका नीति कार्यान्वयन है वो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, इसमें जो आपकी
नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको वास्तविकता में बदलने की कोशिश की जाती है। और जो नीति है वो प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जो विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक कारक होते हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। और ये सुनिश्चित करता है कि नीति का जो उद्देश्य है वो समाज में बदलाव लाने के लिए सही तरीके से क्रियान्वित हो रहा है या फिर नहीं, और जो नीति कार्यान्वयन है उसका मूल उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में जो सरकारी विभाग होते हैं, निजी क्षेत्र होते हैं और अन्य संबंधित संस्थाएं होते हैं, उन सभी की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती है। और जो आपका नीति कार्यान्वयन है यह केवल कानूनों और योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो आपके समाज के लिए सकारात्मक प्रभाव है उन सभी को सुनिश्चित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हमने आपका एक छोटी सी प्रस्तावना देख लिया। अब हम आपके नीति कार्यान्वयन का परिचय देख लेते हैं। जो आपका नीति कार्यान्वयन है इसका मुख्य उद्देश्य एक निर्धारित नीति के अंतर्गत लक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सके। और जो आपका नीति कार्यान्वयन है इसमें सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन, संसाधनों का वितरण और जनसमूहों को लक्षित परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया शामिल होती है। और ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कि विभिन्न एजेंसियां, विभाग, हितधारक सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। और जो आपका नीति कार्यान्वयन है उसका प्रभावी होना न केवल नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि जो आपकी सार्वजनिक विश्वास है और प्रशासनिक क्षमता है उस सभी को प्रभावित करने के लिए भी होता है। अब हम आपका देख लेते हैं जो आपके नीति कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य और सिद्धांत हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो नीति कार्यान्वयन को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया जाता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है जिनको हम देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आता है समस्या समाधान सिद्धांत। जो आपका ये सिद्धांत है नीति कार्यान्वयन को समस्या समाधान के रूप में देखता है, जिससे कि जो संबंधित विभाग या एजेंसियाँ है वे समस्याओं का हल प्रस्तुत करने के लिए काम करती है। सेकंड आपका संसाधन केंद्रित सिद्धांत। जो आपका संसाधन केंद्रित सिद्धांत है नीति कार्यान्वयन में सफलता के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कि वित्तीय, मानव संसाधन और तकनीकी संसाधनों का सही तरीके से प्रबंध किया जाना चाहिए। थर्ड आपका प्रेरणा और नेतृत्व सिद्धांत, जो कि नीति कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए सही नेतृत्व और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और आपके जो नीति निर्माता है वो कार्यान्वयनकर्ता के पास सही दृष्टिकोण और प्रेरणा हो, ताकि जो आपकी नीतियाँ हो उसका कार्यान्वयन सफल हो सके। तो ये हमने आपके नीति कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य और सिद्धांत देख लिए। अब हम आपका नीति कार्यान्वयन की कुंजी के रूप में विकेंद्रीकरण देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण नीति कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है, जो कि आपके निर्णय लेने की शक्ति और जिम्मेदारी को स्थानीय स्तर पर वितरित करती है। और जो आपकी प्रक्रिया होती है ये स्थानीय प्रशासन और समुदायों को नीति के क्रियान्वयन में शामिल करती है, जिससे जो नीति होती है वह अधिक प्रभावी ढंग से लागू होती है। और विकेंद्रीकरण जो होता है उससे नीति कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ती है, और जो स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है। अब हम आपके केंद्रीकृत शासन की चुनौतियाँ देख लेते हैं। जो आपका केंद्रीकृत शासन है उसमें निर्णय लेने और नीति कार्यान्वयन की प्रक्रिया है वह सरकार के केंद्रीय निकाय द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी है, जिनको आपके सबसे पहले आते हैं निचले स्तर पर संसाधनों की कमी। जो आपका केंद्रीकृत शासन होता है इसमें स्थानीय प्रशासन को सीमित संसाधन मिलते हैं, जिससे कि जो आपकी नीति कार्यान्वयन है उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। सेकंड आपका केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी। जो केंद्रीकृत शासन है इसमें जो निर्णय होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं, और जो आपके राज्य और स्थानीय प्रशासन है वे इसको लागू करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। थर्ड आपका स्थानीय जरूरतों की अनदेखी। जो आपका केंद्रीकृत शासन है इसमें केंद्रीय सरकार स्थानीय समुदाय और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और उनका समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाती। तो ये हमने आपका केंद्रीकृत शासन की चुनौतियाँ देख ली। अब हम आपका केस स्टडीज कार्रवाई में विकेंद्रीकरण देख लेते हैं। जो आपका विकेंद्रीकरण के प्रभावी कार्यान्वयन है वे आपके केस स्टडी में मौजूद है, जो विभिन्न देशों की जो नीति कार्यान्वयन होती है उसको स्थानीय स्तर पर बेहतर बनाने के लिए प्रयासों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भारत में जैसे कि पंचायती राज, जो भारत में पंचायत है उसको स्वायत्ता न केवल स्थानीय प्रशासन को सशक्त किया, बल्कि जो आपकी सामाजिक कल्याण की नीतियाँ हैं उनको भी बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। सेकंड आपका जो ब्राज़ील में स्वास्थ्य नीति है, जो ब्राज़ील है उसने अपनी स्वास्थ्य नीति से विकेंद्रीकरण को सुधारने की कोशिश की, जिससे जो आपके स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं की गुणवत्ता है उनमें सुधार हुआ। अब हम आपका विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान देख लेते हैं, जिनमें कुछ मुख्य है, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं स्थानीय अधिकारों की क्षमता की कमी। जो आपका विकेंद्रीकरण होता है वो प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। सेकंड आपका संसाधनों के असमान वितरण। स्थानीय स्तर पर जो संसाधन है उनकी असमानता विकेंद्रीकरण को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। इसका जो आपका समाधान है वो संसाधनों का समान वितरण और क्षमता निर्माण द्वारा किया जाता है। थर्ड आपका प्रशासनिक और राजनीतिक सहयोग की कमी।
जो आपका विकेंद्रीकरण है ये सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय और केंद्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये हमने आपका विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान देख लिया। अब हम आपका सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन में स्थानीय सरकार देख लेते हैं। जो आपकी स्थानीय सरकार की भूमिका होती है वह नीति कार्यान्वयन में अधिक महत्वपूर्ण होती है, ताकि जो आपकी नीति स्थानीय समुदाय की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करती है और जो आपके स्थानीय सरकार के पास स्थानीय स्तर पर बेहतर डेटा और समझ होती है, जिससे कि जो आपकी नीतियाँ वे प्रभावित तरीके से लागू की जा सके। इसके अलावा जो आपके स्थानीय सरकार होती है उनकी भागीदारी नीति की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद होती है। अब हम आपका विकेंद्रीकरण का महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपके कई महत्व है, जिनमें से कुछ प्रमुख है। जो कि आपका सबसे पहला आता है स्थानीय जरूरतों के अनुसार निर्णय। जो आपका विकेंद्रीकरण है, इससे जो नीतियाँ है वे स्थानीय समुदाय की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार तैयार और लागू होती है। सेकंड, आपका प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि। यह स्थानीय अधिकारियों को निर्णय लेने की जो समस्या होती है उनको हल करने का अधिक अधिकार और जिम्मेदार देता है, जिससे कि जो आपकी प्रशासनिक क्षमता उसमें सुधार होता है। थर्ड, आपका पारदर्शिता और जवाबदेही। जो आपका विकेंद्रीकरण है उसमें प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है और जो लोग हैं वो अपने नेताओं से जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है। हमने ये आपका विकेंद्रीकरण का महत्व देख लिया। अब हम आपका फुकुओका में जो आपकी राज्य क्षमता निर्माण है उसको देख लेते हैं। फुकुओका ने राज्य क्षमता निर्माण की अवधारणा पर बल दिया, जिसमें कि जो मजबूत राज्य होता है उसकी आवश्यकता होती है और जो न केवल संसाधनों का कुशलता से उपयोग कर सके बल्कि जो आपकी नीति कार्यान्वयन की दिशा है उसमें भी सक्षम हो। जो आपका राज्य क्षमता निर्माण है उसके अंतर्गत एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था और प्रभावित संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। अब हम आपकी राज्य की ताकत देख लेते हैं। जो आपकी राज्य की ताकत है उसकी क्षमता और प्रभाव को दर्शाती है, जो कि आपके समाज में नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए रखता है। जो आपकी राज्य की ताकत है उसको बढ़ाने के लिए शासन प्रणाली को सुधारा जाता है, प्रशासनिक क्षमता को मजबूत किया जाता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की, इन सभी की आवश्यकता आपकी शासन प्रणाली की या राज्य की ताकत को अधिक बढ़ाने के लिए होती है। तो ये हम अब आपका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं, जो कि आपका आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। जो आपका नीति कार्यान्वयन है इसमें विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो नीति होती है वो स्थानीय संदर्भ में अधिक प्रभावी होती है और जो विकेंद्रीकरण के साथ साथ केंद्रीकरण की चुनौतियाँ उन सभी को हल करने के लिए भी जो राज्य की क्षमता उसको बढ़ाना आवश्यक है। और जो आपकी सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन है उसमें स्थानीय सरकार का महत्व भी बढ़ता है, क्योंकि जो आपकी नीतियाँ होती है वह प्रभावी रूप से लागू करने में मदद होती है उनकी, और जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधार है उनके माध्यम से ही नीति कार्यान्वयन का अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और समावेशी बनाया जा सकता है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा सारांश देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका GIS है उसको आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका सेकंड यूनिट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके थर्ड यूनिट के सभी चैप्टर की रहने वाली है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।